नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी कर लो ऐप के अंदर। दोस्तों, साइंस का अपने पार्ट स्टार्ट किया था और साइंस के अंदर अपने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। उस केमिस्ट्री के अंदर अपने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी इस पार्ट के अंदर अपने पदार्थ मतलब किससे मिलकर बना होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो अपने डिस्कस की थी। और इसके साथ साथ अपने पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अपने बात कर ली थी। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपने कि अपने 3 डायग्राम बना लेते हैं। एक बार तीनों डायग्राम को एक साथ बनाएंगे जिससे आपको याद करने के अंदर थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 डायग्राम लेता हूँ। जैसे ये अपने पास कोई एरिया है, सेकंड सेम अपने पास उतना ही एरिया है, और ये अपने पास तीसरा एरिया है। दोस्तों, डायग्राम को छोटा बड़ा बने तो आपने उसको ध्यान नहीं देना, आपने ऐसा मानना है कि एरिया इक्वल है, तीनों एरिया इक्वल हैं। इसमें देखिए, ये मैं बनाऊंगा ठोस का, ये मैं बनाऊंगा द्रव का, और ये मैं बनाऊंगा श्रीमान जी गैस का। ये 3 डायग्राम। अब इन तीनों में देखिए पदार्थ हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है। तो ये लो श्रीमान जी अपने बना दिए कण, ये इसके अंदर हैं कण जी, ये छोटे छोटे पार्टिकल, और पार्टिकल से मिलकर बनी है ठोस अवस्था। ये एक अवस्था। दूसरी ये द्रव अवस्था, ये लो जी, ये द्रव अवस्था है। और तीसरी है गैस अवस्था, ये लो जी। ये 3 डायग्राम एक साथ, तीनों की तुलना भी हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें देखिए ठोस, द्रव और गैस। ठोस के लिए बोलेंगे कण अत्यधिक पास पास होते हैं, आकर्षण बल प्रबल होता है, गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, कठोर होते हैं, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है जी। 5 बातें। अब आ जाओ द्रव पर। कण थोड़े दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है, आकर्षण बल कम होता है, यहाँ प्रबल था, यहाँ आकर्षण बल कम होता है ठोस की तुलना में। आकार द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जबकि इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, निश्चित है। यहाँ आपने उदाहरण याद रखना है जल वाला। जो जल का आपने 5 लीटर आयतन लिया था वो फिक्स है जी, जब तक आप चेंज नहीं करोगे। लेकिन आकार अपने आप चेंज होगा, आपने जिस बर्तन में डाल दिया वही आकार आ जाएगा। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। कण क्या होते हैं? अत्यधिक दूर दूर। गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम, मैक्सिमम, यानी मूवमेंट पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, आकर्षण बल नगण्य होता है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगने का टाइम ही नहीं होता। इन कणों के बीच में मूवमेंट ज़्यादा होती है, गति ज़्यादा होने के कारण गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। चौथी बात यहाँ पर आती है आकार की। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, कोई फिक्स आकार नहीं होता। इस रूम के अंदर जो गैस है वो रूम का आकार लिए है, इस मार्कर के अंदर जो गैस है उसने मार्कर का आकार लिया है, इस माइक के अंदर जो गैस है उसने इस माइक का आकार लिया है, बाहर वातावरण के अंदर जो गैस है उसने वातावरण का आकार लिया है। तो जिस शेप की अपने पास कोई वस्तु है उसके अंदर जो गैस है वो उसी का आकार ले लेती है। तो इसके अंदर आकार क्या होता है? अनिश्चित है। अब आयतन भी अनिश्चित है जी। कैसे? आयतन को जोड़ेंगे अपने किसके साथ? एरिया के साथ। यानी ये रूम है, इसके अंदर गैस कम मात्रा में है, वायुमंडल है, उसके अंदर वायुमंडल का आकार बड़ा है, तो वहाँ आयतन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आयतन जो है अनिश्चित होने का दूसरा कारण जो है वो गैसों का गुण है दोस्तों। कौन सा? संपीड़नता। यानी गैसों के अंदर संपीड़नता का गुण पाया जाता है।
संपीड़नता क्या होती है जी, कि किसी भी वस्तु को अपने दबाव डालते हैं तो दबाव डालकर कम क्षेत्रफल के अंदर उसकी ज़्यादा मात्रा जब अपने ऐड कर सकें तो वो गुण कहलाता है संपीड़नता। दोस्तों आप सभी ने संपीड़नता का गुण इजी लैंग्वेज में समझें तो आपने स्पंज देखा होगा, जो गुद्दी सी आती है वो स्पंज, वो आपने देखा होगा कि उसको जैसे अपने प्रेस करते हैं, पहले उसका मान लो ये साइज है, जैसे आप दबाव डालते हो वो साइज उसका क्या होता है, कम हो जाता है। उसकी मात्रा तो चेंज नहीं हुई, जो पहले इतने बड़े एरिया के अंदर जो अपने पास स्पंज थी उसको दबाने के बाद में अपने इतने एक एरिया में उस स्पंज को कर दिया, उसकी मात्रा चेंज नहीं हुई लेकिन अपने उसका क्षेत्रफल कम कर दिया। अब अगर क्षेत्रफल उतना ही रखें तो उसके अंदर और स्पंज अपने ऐड कर सकते हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम निश्चित है? नहीं है जी। ये गैस के अंदर है। अपने इसमें बात की थी सिलेंडर पर, कि सिलेंडर के अंदर गैस जो है जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आप उसके अंदर गैस जो है उसकी मात्रा और ऐड कर सकते हो। तो इस संपीड़नता के कारण यहाँ पर आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोस्तों यहाँ तक अपने बात कर ली थी, तो अपने पास 3 अवस्थाएं जो हैं पदार्थ की वो कंप्लीट हो गई थी। तो ये अपने एक बार टॉपिक जो है वो रिवाइज भी हो गया जो अपने किया था, और इसके साथ साथ अपने तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया कि तीनों की अपने तुलना भी कर ली। अब दोस्तों अपने बात करेंगे जो नेक्स्ट अपने पास अवस्था है 4 नंबर, जिसको अपने बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा, अब ये क्या होती है जी प्लाज्मा अवस्था? प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है कि प्लाज्मा अवस्था जो है ये उच्च ताप की, कौन सी? उच्च तापमान की आयनित अवस्था है। उच्च तापमान की कैसी अवस्था है? आयनित अवस्था है। यानी इस अवस्था के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो इस अवस्था के अंदर यानी पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है उस अवस्था के अंदर क्या बनते हैं? आयन बनते हैं, इसलिए इसको आयनित अवस्था बोल दिया। अब आयन क्या होते हैं जी? आयन यानी जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यानी आयनित अवस्था होती है ये। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनने के कारण ये आयनित अवस्था होती है, और इसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, उच्च तापमान होता है। अगर अपने इस अवस्था को देखने के उदाहरण देखें कि कौन से उदाहरण जो हैं वो प्लाज्मा अवस्था के अंदर अपने आते हैं, तो यहाँ पर अपने पास आती है जी ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट जो होती है, जिसको अपने फ्लोरोसेंट ट्यूब भी बोलते हैं, उसके अंदर ये अवस्था बनती है प्लाज्मा अवस्था। उसके अंदर जो आयन बनते हैं उसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है, और उच्च तापमान कौन क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत होती है वो उच्च तापमान उसके अंदर जो है वो क्रिएट करती है, और आयनित अवस्था बनती है ट्यूबलाइट के अंदर। दूसरा, यहाँ अपने पास जो बल्ब होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था बनती है। उनके अंदर गैस कौन सी भरी जाती है? आर्गन गैस। आर्गन गैस, जिसको AR से सिंबल से अपने शो करते हैं, आर्गन गैस भरी जाती है इसके अंदर, बल्ब के अंदर। आर्गन गैस नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। अपने इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अपने बात करेंगे, हे नीना आरती करो जिंदगी रहेगी, इस तरीके से अपने ट्रिक के साथ पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो करेंगे। तो ये आर्गन जो है ये इस बल्ब के अंदर भरी जाती है। अब ये है अपने पास प्लाज्मा अवस्था। इसके अलावा देखें तो ये प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो तारों के अंदर, चंद्रमा के अंदर। यानी चंद्रमा और जो तारे हैं उनका जो अपने को प्रकाश जो दिखाई पड़ता है वो इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। यानी चंद्रमा और तारों के अंदर जो उनका जो लाइट है, उनकी जो प्रकाश है, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और प्लाज्मा अवस्था यानी तापमान जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, यानी उसके अंदर चमक उतनी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों ये था अपने पास पदार्थ की चौथी अवस्था जो थी प्लाज्मा अवस्था।
नेक्स्ट अपने पास जो अवस्था आती है इंपॉर्टेंट BEC अवस्था। दोस्तों लगभग सभी 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में एग्जाम के लेवल को देखते हुए प्लाज्मा अवस्था और BEC अवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वो 3 अवस्थाएं हैं, तो इनको भी अपने करना जरूरी है। तो नेक्स्ट अपने पास आती है BEC अवस्था, यानी बोस आइंस्टीन या आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब ये अवस्था बनती कैसे है, इंपॉर्टेंट समझनी है इसकी डेफिनेशन को। होता क्या है कि ये जो अवस्था है, ये जो सामान्य वायु होती है, यानी सामान्य जो वायु है जो अपने वातावरण के अंदर है, उस सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग, उस सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग जितनी हल्की वायु लेते हैं और उसको ठंडा किया जाता है, तो अपने पास ये अवस्था प्राप्त होती है। दोबारा समझिए कि अपने नॉर्मल जो एयर है, सामान्य जो वायु है, उस वायु का जितना वेट है, यानी सामान्य अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो वायु है, जो एयर है, उसका जितना भी वेट है, उसके वेट से 1,00,000वें भाग जितनी हल्की, यानी इस वायु के अंदर 1,00,000वें भाग का भाग देना है, यानी इसको डिवाइड करना है। और जो वैल्यू अपने को उस वायु की प्राप्त होती है, उसको जब ठंडा किया जाता है तो अपने को श्रीमान जी BEC अवस्था प्राप्त होती है। बुक के अंदर कोई भी लैंग्वेज दी हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक सभी बातें नहीं बोल सकती। अगर बुक सभी बातें बता दे तो टीचर की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर सिर्फ अपने को 2 ही जो अक्षर है वो याद रखने हैं कि BEC सामान्य वायु और उसका 1,00,000वां भाग हो, या सामान्य वायु को 1,00,000वें भाग से डिवाइड कर दिया जाए, और उसके बाद में अपने पास जो वायु का वेट आता है उतनी हल्की वायु लेनी है अपने को, क्योंकि 1,00,000वें भाग को अपने डिवाइड करेंगे तो सामान्य वायु से अपने पास उसका वेट कम आता है, तो उतनी हल्की वायु लेकर उसको जब ठंडा किया जाता है तो अपने पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। अब बात आती है सर कि इसको BEC नाम क्यों दिया गया। BEC नाम क्यों दिया गया, तो इसके बारे में बताते हैं कि ये जो बोस है, ये अपने भारत के साइंटिस्ट थे जी, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने सबसे पहले इस अवस्था के बारे में भविष्यवाणी की थी। सबसे पहले इस अवस्था के बारे में भविष्यवाणी करने वाले कौन थे, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने बताया था कि अगर अपने ऐसे ऐसे कुछ करें तो एक पदार्थ की और अवस्था अपने को प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में आगे जी श्रीमान जी आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया, इस अवस्था से संबंधित गणना की थी, यानी इसका 1,00,000वां भाग है, उसको इतनी हल्की वायु लेनी है, उसको ठंडा करना है, इस प्रकार की पूरी जो कैलकुलेशन थी वो किसने की थी, आइंस्टीन ने। तो भविष्यवाणी सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, आइंस्टीन ने उसकी गणना की थी, कैलकुलेशन की थी। तो इसलिए दोनों के नाम पर ही इस अवस्था को नाम दे दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दे दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो बात है, ये बात है लगभग 1920 के आसपास, 1920 की, कि 1920 में ये सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने ये काम किया था, भविष्यवाणी करने का और साथ साथ में कैलकुलेशन करने का, आइंस्टीन ने। उसके बाद में क्या हुआ जी, सन 2001 में, इंपॉर्टेंट बात है जी, सन 2001 में अमेरिका के साइंटिस्ट थे, एक तो था एरिक ए
कॉर्नेल, और दूसरा था अपने पास वुल्फगैंग कैटरले, और तीसरा जो था वो था कार्ल ई वेमेन। ये 3 साइंटिस्ट थे जी, एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन। ये पूरे नाम है जी इनके, थोड़े नाम अजीब से हैं, याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप लास्ट वाले नाम याद रख सकते हो कि कॉर्नेल, कैटरले और वेमेन। कॉर्नेल, कैटरले, वेमेन 10 बार बोलना, याद हो जाएंगे जी। कॉर्नेल, कैटरले, वेमेन, कॉर्नेल, कैटरले, वेमेन। तो ये साइंटिस्ट थे। पूरे नाम इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है एग्जामिनर का वो यही है कि वो पूरे नाम लिख देता है, कि अपने को ज़रूरी नहीं है तीनों को एक साथ देगा। वो हो सकता है ऐसा लिख दे कि नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है कि तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2001 के अंदर, ये अवस्था इन्होंने प्राप्त की थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला है इन तीनों को 2001 के अंदर संयुक्त रूप से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर वो इस तरीके से लिख सकता है कि चारों जो ऑप्शन हैं उनमें वो कॉर्नेल, कैटरले या वेमेन इनमें से किसी एक का नाम दे दे, और आगे वाले जो एरिक ई, वुल्फगैंग या कार्ल ई है ये नाम चेंज कर दे, और आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एक साइंटिस्ट है जिसको बीईसी अवस्था प्राप्त करने के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों अगर तीनों के नाम अगर अपने को एक साथ दे दे तो अपने बता ही देंगे कि कॉर्नेल, कैटरले और वेमेन, ठीक है जी तीनों ही हैं, तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी दे देगा वो, तो वो सही है अपना। या फिर अपने को ये सिंगल नाम दे दे तीनों में से कोई भी एक, तो अपने कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब चारों ऑप्शन के अंदर या किन्हीं 2 के अंदर या किन्हीं 3 के अंदर वो कॉर्नेल, कैटरले और वेमेन दे दे और आगे वाले नाम चेंज कर दे, तो अपने तो कहानी गोल हो जाएगी जी कि वुल्फगैंग है, कार्ल है या एरिक है। तो इसीलिए अपने मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम आए तो पूरा याद करना है जी, पूरा याद करना है, इसीलिए थोड़ा बेनिफिट होता है इस तरह के ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों ये थी अपने पास 5वीं अवस्था, बीईसी अवस्था, जिनको 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला प्राप्त करने के लिए, और नाम रखा गया सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के नाम पर, क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी की थी और इन्होंने गणना की थी। तो दोस्तों ये थी अपने पास पदार्थ की 5वीं अवस्था, बीईसी अवस्था। अब अपने बात करते हैं कि ये पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं इनका कौन से प्रोसेस के अंदर क्या क्रम होता है। जैसे अपने को इस तरीके का क्रम पूछ सकता है, वर्तमान में ये ट्रेंड है जी कि सबसे पहले कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, ये जो 3 अवस्थाएं हैं इनमें अपने को पूछ सकता है कि इनमें ऊर्जा का क्रम जो है वो ऊर्जा का क्रम आरोही क्रम में कौन सा होगा, अवरोही क्रम में कौन सा होगा। तो पहले तो अपने आरोही और अवरोही में जो डाउट है वो ही क्लियर कर लेते हैं जी, अवरोही और आरोही। तो इसमें से एक चीज़ तो क्लियर है जी कि एक छोटे से बड़ा होगा या कम से ज़्यादा होगा, और दूसरा ज़्यादा से कम या बड़े से छोटा होगा। तो अवरोही के अंदर अक्षर कितने हैं, 4 हैं, और आरोही के अंदर अक्षर कितने हैं, 3 हैं। तो ज़्यादा अक्षर किस में हैं, आरोही में। तो आरोही क्रम अगर अपने को पूछे कि आरोही से अवरोही क्रम में बताइए तो अपने करेंगे बड़े से छोटे की ओर। अगर अपने को पूछे कि आरोही से अवरोही क्रम में बताइए, या अपने को ऐसे बोल सकता है कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम का मतलब यही है दोस्तों कि आरोही क्रम का मतलब कि छोटे से अपने को बड़े की तरफ चलना है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें देखिए ऊर्जा का क्रम कि अपने इन तीनों अवस्थाओं के अंदर ये बात बतानी है कि ऊर्जा का जो क्रम है, ऊर्जा का जो सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा से कम की ओर या कम से ज़्यादा की ओर किस साइड होता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको क्रम लिख रहा हूँ दोस्तों
ये है गैस, ये है द्रव और ये है जी ठोस। अब ये बीच में जो मैंने ये साइन लगाए हैं इनका मतलब होता है ग्रेटर देन या लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि पहले वाली जो अपने अवस्था लिखी है वो ज़्यादा है और दूसरे वाली कम है। या सिंपल भाषा में समझें तो देखिए, जिस तरफ मुंह खुला होगा, ये मुंह खुला है और ये मुंह बंद है, तो जिस तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ी संख्या होती है और जिस तरफ मुंह बंद होगा वो छोटी संख्या होती है जी। बस ग्रेटर देन लेस देन छोड़ो, आप सिंपल समझना है क्योंकि ये सिंबल तो बनाया हुआ आएगा अपने पास। तो जिस तरफ मुंह खुला है, मुंह खुला है, मुंह बड़ा है, मुंह खुल गया तो मुंह बड़ा हो गया तो बड़ी संख्या, मुंह बंद हो गया तो मुंह छोटा हो गया छोटी संख्या। बस अब इसमें देखिए ये बात है, तो गैस की तरफ मुंह खुला है, द्रव की तरफ बंद है, और इस सिंबल में द्रव की तरफ मुंह खुला है, ठोस की तरफ मुंह बंद है। तो इसमें देखिए गैस की ऊर्जा ज़्यादा होती है द्रव की तुलना में और द्रव की ऊर्जा ज़्यादा होती है ठोस की तुलना में। क्या समझे जी, कि गैस जो है उसमें ऊर्जा जो है उसका मान ज़्यादा है, द्रव जो है उसमें ऊर्जा का मान कम है गैस की तुलना में, लेकिन द्रव में ऊर्जा का मान ज़्यादा है ठोस की तुलना में। अर्थात सिंपल समझे तो यहाँ आपने बात की थी गतिज ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा की बात की थी दोस्तों अपने। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैस के अंदर ज़्यादा होती है, द्रव के अंदर उससे कम होती है और ठोस के अंदर सबसे कम होती है या नगण्य होती है। तो ये ऊर्जा का क्रम है जी। अगर आपको अपोजिट पूछ ले कि आरोही क्रम में बताइए तो आप उल्टा कर देना जी, ठोस द्रव और गैस। अगर अवरोही पूछे तो गैस द्रव ठोस। ये है ऊर्जा का क्रम। दूसरा अपने बात करते हैं स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम यानी कौन सी अवस्था है जो ज़्यादा स्थायी होगी और कौन सी अवस्था है जो कम स्थायी होगी। तो यहाँ पर आती है दोस्तों बात अपने पास ठोस, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में गैस। देखिए ठोस की तरफ मुंह खुला है, द्रव की तरफ मुंह बंद है। यहाँ द्रव की तरफ मुंह खुला है और गैस की तरफ मुंह बंद है, यानी ठोस के अंदर स्थायित्व ज़्यादा है द्रव की तुलना में और द्रव में स्थायित्व ज़्यादा है गैस की तुलना में। अब ये स्थायित्व कैसे आया जी? स्थायित्व वो सेम आया कि कणों के बीच में आकर्षण बल। ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है, जबकि गैस में आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। इनमें गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, यहाँ गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो ये आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा से संबंधित है, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा होती है द्रव की तुलना में और द्रव स्टेबल ज़्यादा होता है गैस की तुलना में, और इन दोनों की तुलना में गैस जो है वो सबसे कम स्टेबल होती है, कम स्थायी होती है। अब देखिए तीसरी बात, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्रम। अब इसमें बात आती है कि इन तीनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी अवस्था कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है गैस, द्रव और ठोस। यानी गैस ज़्यादा क्रियाशील होगी द्रव की तुलना में, द्रव ज़्यादा क्रियाशील होगा ठोस की तुलना में। अब क्रियाशील ज़्यादा कम कैसे होंगे? वो सेम बात, आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा के कारण। क्योंकि गैस के कण है ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, एक्टिव ज़्यादा होते हैं, तो क्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है। ठोस के अंदर मूवमेंट कम होती है, आकर्षण बल प्रबल होता है, तो यहाँ पर क्रियाशीलता भी क्या होती है? कम होती है। ये है जी क्रियाशीलता का क्रम। दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है आयतन का क्रम। यानी अपने ठोस, द्रव और गैस जो तीन अवस्थाएं हैं, इनके अंदर अपने जो वॉल्यूम होती है उसका क्रम अपने को डिसाइड करना है, अवरोही और आरोही। तो यहाँ आयतन का जो क्रम है वो आता है सबसे ज़्यादा गैस के अंदर, उसके बाद में द्रव के अंदर और सबसे लास्ट में ठोस के अंदर। आयतन होता है, सिंपल समझे, आयतन का मतलब मात्रा।
कि उस अवस्था के अंदर उस पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो गैस के अंदर अपने जो वॉल्यूम है उसको सबसे मैक्सिमम बोल सकते हैं। क्यों? संपीड़नता के कारण, क्योंकि गैस के अंदर संपीड़नता का गुण पाया जाता है। यानी गैस के अंदर अपने जैसे जैसे दबाव बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस की मात्रा अपने और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ गैस का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है द्रव की तुलना में, और द्रव का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है ठोस की तुलना में। तो सिंपल बताया था आपको, जिस तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, जिस तरफ मुंह बंद है वो संख्या छोटी है। बस आपको आरोही अवरोही आप किसी तरीके से याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट बात आती है घनत्व का क्रम, कि इसमें घनत्व का क्रम क्या होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट, कि सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस के अंदर, उसके बाद में द्रव के अंदर, और गैस के अंदर घनत्व होता है सबसे कम। घनत्व को अपने समझ सकते हैं D बराबर m/v, यानी इकाई आयतन के अंदर किसी पदार्थ की जो मात्रा है, जो द्रव्यमान है, वो ही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर ठोस जो है उसका घनत्व ज़्यादा होता है द्रव की तुलना में, और द्रव का घनत्व ज़्यादा होता है गैस की तुलना में। तो ये आयतन मात्रा से संबंधित है और घनत्व इकाई आयतन से संबंधित है। तो दोस्तों ये था अपने पास केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट और पहला टॉपिक, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो ऐप है इसमें आपको अर्निंग की भी एक सुविधा है, कि जैसे आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो आपको ये ऐप जो है वो कुछ अर्निंग भी देती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।